चलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेटा बायोएनर्जेटिक। बायोएनर्जेटिक जैसे आपको बेटा पता होगा, इसके नाम से इसकी डेफिनेशन बयां हो रही है। बायो का मतलब होता है जानदार, एनर्जेटिक लफ्ज का मतलब होता है बेटा एनर्जी, और टिक्स के आखिर में इसका मतलब होता है स्टेटिक्स या अमाउंट, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी in one form into another form in living organism या relationship between energy and living organism। और इसको हम पढ़ें रिलेशनशिप जो है एनर्जी का और जिंदा जानदार जो है इसके बीच में एनर्जी का रिलेशनशिप, एनर्जी की कन्वर्जन या एनर्जी कन्वर्ट हो, कौन कौन से प्रोसेस के जरिए एनर्जी कन्वर्ट होगी, एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म है या एनर्जी कौन से प्रोसेस या मैकेनिज्म के जरिए कन्वर्ट होती है। तो इसको हम बेटा डिटेल से पढ़ें, इस डिटेल से स्टडी करें तो इसको हम कहेंगे बायो एनर्जेटिक्स। अब इसको हम सिंपल जो है यूं समझ सकते हैं बेटा, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। अब दुनिया में जो है ना बेटा, ये जानदार होते हैं जो एनर्जी को पहले कैप्चर करते हैं, और इन जानदारों को हम कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये आपका एक जानदार है जिसका नाम है बेटा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये एक पौधा है, ये आपने देखा होगा, अभी डे बाय डे ये बेचारे खत्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है इनकी। तो बहरहाल ये एक प्लांट से बड़ा ये पौधा है। ये पौधा क्या है, ऑटोट्रॉफिक है हेटेरोट्रॉफिक है? ये ऑटोट्रॉफिक जानदार है मेरे बच्चे। ये ऑटोट्रॉफिक का मतलब है वो जानदार जो अपना खाना खुद बना सके, ऐसे बेटा जानदार को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक जानदार। और ऑटोट्रॉफिक जानदार अपना खाना खुद बनाता है बाय ए प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बेटा कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये पौधा क्या करता है बेटा, जमीन जो होती है वहां से एक मॉलिक्यूल लेता है पौधा। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है वाटर, पानी, H2O। पानी पड़ा है जमीन में, सॉइल में। अब पौधा जो है ये पानी एब्जॉर्ब करता है जमीन से अपनी जड़ों के जरिए, रूट्स के जरिए। अब इन रूट्स के अंदर एक पाइप होता है जो इस पानी को ऊपर लाता है बेटा, और इस ऊपर पानी को ले आने वाले पाइप को बेटा हम कहते हैं जाइलम। तो जाइलम जो है ये पानी लाता है प्लांट्स में ऊपर जड़ों तक, जड़ों से लेकर टिप या एरियल पार्ट्स तक। अब ये जाइलम आया पानी लेके, ये आया लीफ के अंदर। आपने लीफ में के अंदर ऐसे नसें देखी होंगी बेटा, ये नसें जो होती हैं बेटा इसको मिडरिप कहते हैं, और इससे निकलने वाली नसें इसको वेन्स कहते हैं। इसके अंदर बेटा जाइलम और फ्लोएम होता है और कुछ नहीं। तो ये जाइलम जो है, ये जाइलम पानी ला रहा है बेटा, और ये पानी आ गया पौधे के सेल में, और ये पौधे के लीफ के अंदर सेल हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब पौधे ने पानी तो ले लिया जमीन से, ठीक है बेटा, तो H2O तो भाई आ गया आपके पौधे के सेल के अंदर। अब पौधा जो है हवा जो होती है, एयर, एटमॉस्फेयर जो है, यहां से एक गैस लेगा बेटा। इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा जो है ये कार्बन से गैस लेगा अंदर, अपने जो है लीफ है इसमें सोराख होते हैं मेरे बच्चे, इस सोराखों का नाम होता है स्टोमेटा। ये पौधे के नाक होते हैं जिसके ये पौधा सांस लेता है, और यहाँ पे जो सांस ले रहा है, यहाँ पे जो गैस ले रहा है पौधा, इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये गैस इस स्टोमेटा के जरिए आएगी इस पौधे के सेल में। अब ये पौधे का सेल है, और इस पौधे के सेल को थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं। ये बेटा पौधे का सेल है। आप प्लांट के सेल के अंदर देखना, तो प्लांट के सेल के अंदर आपको एक ये ऑर्गेनेल दिखाई देगा। इस ऑर्गेनेल का मेरे बच्चे बेटा इसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। इस ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें आ गई हैं, एक आया है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो ये दो रिएक्टेंट होते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों पड़े हैं क्लोरोप्लास्ट में। अब ये दो रिएक्टेंट हैं, ये दो चीजें हैं जो प्लांट ने ली है जमीन से खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पे होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पानी इसको मिलाना है आपस में, और ये तभी मिलेंगे, इनके बीच में बॉन्ड तभी बनेगा जब इसको एनर्जी देंगे मेरे बच्चे। ये ऐसे जैसे देखें आप, ये प्लांट जो है इसके अंदर ये किचन होता है, किचन के अंदर बर्तन होता है बेटा, जैसे हमारा जो किचन होता है ना घर में, उसमें बर्तन होता है। बर्तन के अंदर हम क्या डालते हैं, चावल और पानी। तो यहाँ पे देखें ये पौधे का बर्तन है, इस बर्तन का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इस बर्तन के अंदर बेटा चावल पड़ा है, ये चावल है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी भी पड़ा है H2O। अब वो चावल और पानी दोनों को हमें मिक्स करके बिरयानी बनानी है बेटा, लजीज बिरयानी तब बनेगी जब आप उसको आग दोगे मेरे बच्चे, एक्सटर्नल एनर्जी दोगे ना। वो एक्सटर्नल एनर्जी जाके
पानी और चावल को आपस में मिलाएगी, जिसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट को कहेंगे बिरयानी। ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। और ये जो बेटा मेरे एक्सटर्नल एनर्जी जो होती है, वो एक्सटर्नल एनर्जी कौन होता है, उसका जरिया ये होता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, सूरज जी। सूरज, सन, हमारा मेन, हमारा सितारा जो एनर्जी देता है, रोशनी देता है, धूप ही धूप देता है, ठीक है ना बेटा। तो ये सूरज जो होता है, सन, इसकी एनर्जी आएगी, इसकी सोलर एनर्जी है। ये सूरज की किरणें होते हैं जिसको हम वेव्स कहते हैं, फोटान भी होते हैं। तो ये फोटान, ये वेव जो है, ये गिरेगी प्लांट के पत्ते के ऊपर। और ये सनलाइट जो है, इसको ये पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होती हैं, क्लोरोफिल वगैरह, ज़ैंथोफिल वगैरह। ये पिगमेंट्स जो हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, और ये पिगमेंट्स इस सनलाइट की एनर्जी लगा लेंगी पानी के ऊपर। फिर नतीजे में जैसे ही सनलाइट की एनर्जी लगेगी पानी के ऊपर, तो पानी टूट जाएगा। पानी टूटेगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब पानी का ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ये देखें, ये ऑक्सीजन पौधे ने निकाल दिया बाहर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। अब बाकी जो बचेगा हाइड्रोजन एटम पानी का बचेगा, वो हाइड्रोजन एटम जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगा बच्चा, जिसके नतीजे में बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एटम जब आपस में मिलेंगे तो इसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज। तो ये देखिए खाना बन गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो मिसाल है आपका, ये फोटोसिंथेसिस, बेटा यही तो है बायोएनर्जेटिक, इसी को तो हम कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये सूरज की रोशनी थी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक अलग किस्म की एनर्जी थी बेटा, और ये जो एनर्जी, इसमें कोई एटम वगैरह भी नहीं है। सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी जो है, ये एक अलग एनर्जी की फॉर्म है जिसको हम कहते हैं वेव नेचर या पार्टिकल नेचर होती है। ये सूरज की रोशनी आई और पौधे ने एक और भी एनर्जी के मॉलिक्यूल लिए थे। इस एनर्जी के मॉलिक्यूलों को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये अलग एनर्जी की फॉर्म है, और ये जो रिएक्टेंट होते हैं इसको हम कहते हैं एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही इनके साथ एक एक्सटर्नल एनर्जी ने रिएक्ट किया इन दोनों के साथ, तो क्या हुआ, इस एक्सटर्नल एनर्जी ने इसको एनर्जी दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड पानी ने। फिर ये दोनों कन्वर्ट होंगे इस एनर्जी की फॉर्म में जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। तो यही तो है बेटा, इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। अब ये जानदार है प्लांट, पौधा जानदार है, और इस जानदार में एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एक एनर्जी है बेटा, और अभी ये एनर्जी थी CO2 की फॉर्म में और पानी की फॉर्म में। तीसरी भी एक एनर्जी थी जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी ऐसी फॉर्म में थी, CO2 की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में। अब ये तीन एनर्जियों ने आपस में रिएक्ट किया और इसको रिएक्ट करवाया गया। पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट को रिएक्ट करवाया गया है, और इसको रिएक्ट किसने करवाया, आपकी इस क्लोरोप्लास्ट ने, मीजोफिल सेल ने रिएक्ट कराया इन तीनों को। ये तीनों जैसे ही मिले तो ये तीनों एक और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इस एनर्जी की फॉर्म को कहते हैं ग्लूकोज बेटा। ग्लूकोज देखे तभी बना है जब तीन एनर्जी की फॉर्म मिली है, तीन किस्म की एनर्जी मिली है, या तीन किस्म की एनर्जी की फॉर्म वाली शक्लें मिली, जैसे पानी, ये नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 है सनलाइट। यही तो है बेटा, ये देखें जानदार के अंदर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे सनलाइट है, ये कन्वर्ट हुई ग्लूकोज में। इसी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक। तो एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, ये कौन से प्रोसेस के जरिए हो रही है, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए हो रही है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी अपनी फॉर्म को चेंज करती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक, यानी कि जानदारों के अंदर एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन हो रहा, और इसको हम डिटेल में पढ़ें तो इसी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। और आपके इस बायो एनर्जी चैप्टर में हम किसको पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, और दूसरा एक प्रोसेस रेस्पिरेशन, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। यही वो दो मेन प्रोसेस हैं, फोटोसिंथेसिस और बेटा रेस्पिरेशन, जो आपके मेन प्रोसेस हैं जिसके जरिए एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है। फोटोसिंथेसिस के अपोजिट एक और बेटा प्रोसेस होता है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन बेटा आपको पता होगा, ये भी प्लांट के सेल में, हर जानदार के सेल में होता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है इस ऑर्गेनेल में बेटा। इस ऑर्गेनेल का नाम है पावर हाउस या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, सेल चैप्टर हम पढ़ के आए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इस ऑर्गेनेल के लेक्चर आपके इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, वो देख लें ताकि ये चीज़ें आगे समझ में आ जाएंगे। अगर आपको प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइटोलॉजी या सेल
जो चैप्टर उसमें भी है 2 ऑर्गेनिक याद नहीं है तो ये बायो एनर्जी चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात बेटा, अगर आपको लिपिड याद नहीं है, लिपिड का एक क्लास था टर्पेनॉइड, उसमें था टर्पेन्स और दूसरा था स्टीरॉइड्स, अगर वो याद नहीं है तो ये टॉपिक भी थोड़ा समझ में कम आएगा। तो पहले अपना थोड़ा बेस जो है उसको मजबूत कर लें, वो चीजें देख लें, पढ़ लें। अच्छा, अब आ जाए टॉपिक पे। तो बेटा रेस्पिरेशन आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अपोजिट प्रोसेस है। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसमें देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि एनर्जी को बनाने वाला प्रोसेस, या यूं कहेंगे कि मॉलिक्यूल को बनाने वाला प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही थी या निकल रही थी? यहाँ पे एनर्जी आ रही थी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। इस वजह से हम बेटा फोटोसिंथेसिस के दूसरे नाम से कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला रिएक्शन है, प्रोसेस। इसके अपोजिट होता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज C6H12O6 इसको तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन के जरिए। आप जो सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन आएगी, या पौधों के अंदर स्टोमेटा में भी ऑक्सीजन अंदर आएगी, ये ऑक्सीजन अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ग्लूकोज को तोड़ेगी। और ये ग्लूकोज जैसे ही टूटेगा बेटा तो इस ग्लूकोज से क्या निकलेगा, देखें बहुत ईजी है। ग्लूकोज जब टूटेगा तो उस ग्लूकोज से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, ये हाइड्रोजन एटम जाके रिएक्ट करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिलेंगे तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम कहेंगे वाटर। बाकी बचा ग्लूकोज का कार्बन और ऑक्सीजन एटम, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसके नतीजे में एक और वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा आपके रेस्पिरेशन में 2 वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एक वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है पानी, दूसरे का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही ये ग्लूकोज टूटेगा तो इस ग्लूकोज के टूटने से क्या रिलीज होगी मेरे बच्चे, यहाँ पे बेटा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज करने वाला ये प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपका बेटा रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में, इस एनर्जी से एक और मॉलिक्यूल बनेगा और इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एटीपी या एनर्जी करेंसी। और यहाँ पे टोटल 36 एटीपी बनती हैं। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है। यही वो मॉलिक्यूल है एटीपी जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को एटीपी देगा। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब यहाँ पे थोड़ी एक बात आपने नोट की है मेरे बच्चे, ये हो रहा है बायो एनर्जेटिक। अब आप थोड़ा नोट करें, देखें आप खुद। अब माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, जानदारों में, हमारी बॉडी में बेटा। और हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज क्या था, एक एनर्जी की फॉर्म थी। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो रहा है हमारी बॉडी में एक और एनर्जी की फॉर्म में, और इस एनर्जी की फॉर्म का नाम है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। यही तो है बेटा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है एक और एनर्जी की फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। और ये एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है किसके अंदर, जानदारों के अंदर तो हो रही है मेरे बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कहाँ है, जानदारों में। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस स्टडी इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक। बात आ रही समझ बेटा। तो बायो एनर्जेटिक के टोटल 2 प्रोसेस होते हैं, और इन 2 प्रोसेस में एनर्जी अपनी फॉर्म को कन्वर्ट करती है। यहाँ पे एनर्जी ये थी और ये कन्वर्ट हुई इस फॉर्म में, जानदार के अंदर है। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन में एनर्जी की फॉर्म ये थी और ये कन्वर्ट हुई इस फॉर्म में एनर्जी की। इसी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। तो आप इस चैप्टर में डिटेल से भी यही आप पढ़ेंगे अच्छी तरह। अब होता क्या है, ये प्लांट्स जो हैं ये ग्लूकोज बना लेते हैं। अब ग्लूकोज तो बन गया है पौधे के लीफ में। अब बेटा ये ग्लूकोज जो है यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा अपने मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड शुगर है, ये कन्वर्ट होंगे और एक शुगर में जिसको हम कहेंगे डायसेक्राइड शुगर। और उस बेटा डायसेक्राइड शुगर का नाम है सक्रोज। सक्रोज शुगर को फिर ये उठाएगा फ्लोएम, ये सक्रोज शुगर को ये फ्लोएम फिर ले जाएगा इन रूट्स में। ये रूट्स हैं, प्लांट की जड़ें होती हैं। यहाँ पे जाके बेटा ये प्लांट की जड़ों में सक्रोज शुगर जो है वो स्टोर होगी प्लांट के रिजर्व फूड में, और प्लांट के रिजर्व फूड को हम कहते हैं स्टार्च। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। बात आ रही समझ में। यहाँ पे देखें ये ग्लूकोज बना, ये एक अलग एनर्जी की फॉर्म है, और ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ डायसेक्राइड शुगर में, सक्रोज में। सक्रोज एक अलग एनर्जी की फॉर्म है। अब ग्लूकोज में एनर्जी कम है, सक्रोज में एनर्जी डबल होती है। तो सक्रोज एक अलग एनर्जी की फॉर्म है और ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बेटा
और ये कन्वर्ट हो रही है जानदार के अंदर, इसी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। फिर सक्रोज शुगर भी आगे कन्वर्ट होगी एक पॉलीसेकेराइड शुगर में जिसका नाम है स्टार्च, और यही तो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। सक्रोज कन्वर्ट होगी स्टार्च में, इसी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक, माना कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जैसे ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज अलग एनर्जी फॉर्म थी, वो कन्वर्ट हुआ सक्रोज में, सक्रोज कन्वर्ट हुई स्टार्च में। ये है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जानदारों के अंदर। अलग अलग जो मॉलिक्यूल बनते हैं ना, ये अलग अलग मॉलिक्यूल जानदार के अंदर बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, ये एनर्जी है सारी की सारी। ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसको हम डिटेल से पढ़ें तो इसी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। अब ये प्लांट जो है स्टार्च वगैरह को स्टोर करते हैं जड़ों वगैरह में, स्टेम में और अपने फ्लावर में। फिर फ्लावर जो होता है बेटा, इस फ्लावर से पौधे का एक स्पेशल चीज बनती है जिसको हम कहते हैं फ्रूट, सीड्स, वेजिटेबल्स या आटा बनता है, अनाज। फिर अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियां हम खाएंगे। हम कौन से जानदार है बेटा, हम हेटेरोट्रॉफिक हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है वो जानदार जो अपना खाना खुद ना बना सके, ऐसे जानदारों को बेटा हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक। यानी कि वो जानदार जो कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, वो जानदार जो अपना खाना खुद ना बना सके, ऐसे जानदारों को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक। अच्छा जी, ये जानदार आपको बेटा पता होंगे कौन से हैं? ये जानदार आपको पता है, ये एनिमल्स होते हैं मेरे बच्चे। जो भी दुनिया में जानवर है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, एम्फीबियन, सब ये आपके हेटेरोट्रॉफिक हैं। ऐसे आपका फंजी है, ये भी हेटेरोट्रॉफिक है। बेटा प्रोटोजोआ होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक है। बैक्टीरिया होते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉफिक है। अब ये जानदार अपना खाना खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के जरिए, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल मौजूद ही नहीं है हमारी बॉडी में। हम भी एनर्जी की कन्वर्जन करते हैं, हमारी बॉडी में भी बायो एनर्जेटिक होता है, पर बायो एनर्जेटिक हमारी बॉडी में एक ही प्रोसेस के जरिए होता है, और उस एक प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। बेटा याद रखना, ऑटोट्रॉफिक जो जानदार हैं इसमें दोनों ही प्रोसेस होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जानदारों में फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होती है। तो ऑटोट्रॉफिक जानदार में ये दो प्रोसेस हैं, फोटोसिंथेसिस भी, रेस्पिरेशन भी, जो बायो एनर्जेटिक कहलाते हैं, जो एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस कहलाते हैं। हमारी जो बॉडी है, हम जो होते हैं जानदार, हम जो एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी में बायो एनर्जेटिक यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस एक ही है, और इस एक प्रोसेस का मेरे बच्चे नाम होता है आपका रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में एक ही प्रोसेस होता है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, रेस्पिरेशन ही होता है। हम किस सिर्फ सांस लेते हैं अंदर, फिर हम खाना खाते हैं, वो खाना सारा पौधे से हासिल करते हैं या जानवर से हासिल करते हैं। उस जानवर ने भी कहाँ से एनर्जी ली है, उसने भी पौधे से लिए बेटा। तो हम खाना खाते हैं, फिर खाना हमारी बॉडी में आता है, फिर ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन जाके हमारे खाने को तोड़ती है, समल को कहेंगे रेस्पिरेशन, जिसके नतीजे हमारी बॉडी में एटीपी वगैरह बनती है। या फिर बेटा देखें, हमारी जो बॉडी है इसमें जैसे ही खाना आएगा तो आपकी बॉडी में अलग अलग आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन है। जैसे आपका ये डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ये सारे अलग अलग क्या है आपकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं बेटा। और ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये ऑर्गन्स आपके डाइजेशन करते हैं बेटा, ये खाने को तोड़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, नहीं हो रही है? आपकी बॉडी में ये डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में प्रोटीन आपने खाया है जैसे मिसाल है, तो प्रोटीन को ये तोड़ते हैं इनटू इसके छोटे मॉलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड। ऐसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो उसका आपका डाइजेस्टिव तोड़ता है इसको किसमें, ग्लूकोज में, मोनोमर में। ऐसे आपकी बॉडी में खाने में न्यूक्लिक एसिड होता है तो इसको आपका डाइजेस्टिव तोड़ता है मोनोमर में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे आप चर्बी खाते हो, मक्खन वगैरह, तो ये लिपिड जो है इसको आपका ये डाइजेस्टिव में इसमें एंजाइम होते हैं जो तोड़ते हैं इसको किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो ये फैटी एसिड बन रहा है, ग्लिसरॉल बन रहा है, ये सारे क्या है, ये एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट हो रही है ना। ये लिपिड एक अलग एनर्जी की फॉर्म थी जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल था। ये आपके जिस्म में जैसे आया, हमारी बॉडी क्या है, लिविंग है, तो इसके अंदर आते ही डाइजेशन हुई। डाइजेशन का मतलब ही कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म हुआ और ये टूटे छोटे मॉलिक्यूल में। यही फिर छोटे मॉलिक्यूल हमारे सेलों में जब जाएंगे तो ऑर्गेनेल होते हैं हमारी बॉडी में, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल अमीनो एसिड है, जैसे राइबोसोम आपने सुना होगा, वो अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाता है। ये क्या है बेटा, एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है। अमीनो एसिड एक एनर्जी की फॉर्म है और ये कन्वर्ट हो रही है एक दूसरी एनर्जी की फॉर्म है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन, और ये जानदार के अंदर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक।
तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा ये भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर, वो सारा आपके चैनल पे पढ़ा है। तो ये था आपका ओवरऑल बायो एनर्जेटिक। अब थोड़ा हम शुरू से देखते हैं एक और मिसाल, एक और आपके बुक्स कुछ में लिखी हुई है, वो ऐसे बेटा थोड़ा कि ये देखें आपका सूरज था, ये आपका चंदा मामा या सूरज मामा, ये आपका सूरज मामा है, ठीक है ना। चंदा मामा में इतनी एनर्जी नहीं है। अच्छा ये तो अच्छा हुआ यहाँ पे जादू नहीं है, नहीं तो ये सारी रोशनी खा देता है ना। बहरहाल तो हम जादू की तरह होते तो हमें फल फ्रूट सब्जी वगैरह खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हमें भूख लगती है हम धूप में खड़े हो जाते, धूप को सेकते और फोटोज में करते और खाना बन जाता सिंपल। तो बहरहाल ये चीज़ है नहीं। तो ये है सूरज बेटा। सूरज हमारी धरती का मेन जरिया है, सोर्स है किसका, एनर्जी का। सूरज से जो एनर्जी आ रही है ये बेटा कौन सी फॉर्म से आती है सर, ये एनर्जी आती है सोलर एनर्जी की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। अच्छा जी, तो ये एनर्जी आ रही है धरती पे, यहाँ पे अर्थ पे। अब अर्थ पे वो कौन से जानदार हैं जो इस एनर्जी को ट्रैप करते हैं, बताएं। ये जानदार ऑटोट्रॉफिक हैं, ये ट्रैप करते हैं इस एनर्जी को बाय अ प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, तो ये एनर्जी ट्रैप होगी, अंदर आ गई ग्लूकोज की फॉर्म में, फिर ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा स्टार्च में, प्रोटीन में, लिपिड में, न्यूक्लिक एसिड में आपके पौधे के अंदर। फिर ये पौधा इस एक्स्ट्रा एनर्जी को फल फ्रूट की फॉर्म सेव करेगा। फिर ये फल फ्रूट हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में प्रोटीन, लिपिड, कार्बो आएगा जो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, फैटी एसिड, ये वो चीज़ें। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही है वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। अच्छा, अब ये जो एनर्जी जो बनती है फोटोसिंथेसिस वगैरह जो भी प्रोसेस हो रहा है, इस सब में एक कॉमन चीज बनती है जिसको हम कहते हैं एटीपी। अब बेटा आपके बुक में इस चीज का थोड़ा डिस्कशन है एटीपी का। अब एटीपी क्या होती है, एटीपी हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे न्यूक्लिक एसिड टॉपिक में। एटीपी कौन सा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है। बेटा ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है और एटीपी मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये ना कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, ना लिपिड है, ये एक न्यूक्लिक एसिड का ग्रुप होता है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो एटीपी को आप देखें तो बेटा आपका एटीपी बना हुआ है राइबोज शुगर का। ये एटीपी की क्या है, ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर के कार्बन 1 पे एडेनाइन अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस, कार्बन 5 पे फास्फोरिक एसिड अटैच होते हैं। और कितने फास्फोरिक एसिड, 3 फास्फोरिक एसिड, 3 फास्फोरिक एसिड, राइबोज शुगर और एडेनिन, ये जब मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एटीपी। अब बेटा आपकी एटीपी जो बनती है, ये एटीपी 2 ऑर्गेनेल के अंदर बनती है। इन 2 ऑर्गेनेल का बेटा नाम होता है, इन 2 ऑर्गेनेल का बेटा नाम होता है, एक ऑर्गेनेल है इसका तो नाम आपको पता है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस। और दूसरा एक ऑर्गेनेल है जो प्लांट में ऑटोट्रॉफिक जानदार के अंदर होता है, इस ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब इन 2 जो ऑर्गेनेल के अंदर एटीपी बनती है। अब एटीपी बनती है 2 प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में भी, रेस्पिरेशन में भी बेटा। अब बहुत इजी है, ये जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है आपके इस ऑर्गेनेल में, और इस बेटा ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट से होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट की वैसे तो हम स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ चुके हैं आपके सेल साइटोलॉजी में, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड वहाँ पे डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना बेटा, इसके अंदर लेयर होती है, इनर लेयर है, ये इस इनर लेयर को हम कहते हैं थालाक्वाइड, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर लेयर है। अच्छा, अब ये इनर लेयर जो होती है थालाक्वाइड, यहाँ पे पिगमेंट्स होती हैं। ये पिगमेंट्स क्या करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। सनलाइट जैसे एब्जॉर्ब हुई तो ये पिगमेंट जो है सनलाइट की मदद से पानी को तोड़ के और उस पानी के से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा थालाक्वाइड लेयर पे, तो इस इलेक्ट्रॉन की दौड़ने की वजह से एक मॉलिक्यूल बनता है, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एटीपी। तो बेटा आपकी एटीपी कहाँ बनती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये जो एटीपी बनती है, ये बनती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इस एटीपी के बनने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। इस लफ्ज़ से हो रहा है, फोटो का मतलब फोटॉन के जरिए, सनलाइट के जरिए, फास्फोरिलेशन लफ्ज़ का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें एटीपी बने उस प्रोसेस को कहेंगे फास्फोरिलेशन। और ये कौन सा प्रोसेस है, फोटो है, फोटो का मतलब फोटोसिंथेसिस, यानी कि द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब एटीपी बने तो इस प्रोसेस को कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। और यहाँ पे एटीपी बनती है, इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट में। और बेटा इस क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनती है, और ये जो एटीपी बनती है ये क्लोरोप्लास्ट में कौन सी जगह पे बनती है, ये बेटा एटीपी बनती है थालाक्वाइड पे।
तो थालेक्वाइड लेयर पे सनलाइट की मदद से जो एटीपी बने तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। एक ये प्रोसेस है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक दूसरा भी प्रोसेस है जिसमें एटीपी बनती है बेटा। इस दूसरे प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। बेटा ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है ये प्रोसेस आपका होता है पावर हाउस में, और आपके इस पावर हाउस ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया ना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना ग्लूकोज टूटता है ना, तो उस ग्लूकोज से NAD और FAD बनती हैं। अब ये NAD और FAD जब ATP को बनाए, इस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय ए रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, यानी कि किसी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी बने। ऑक्सीडेशन लफ्ज का मतलब ये टूटना, तो ये ग्लूकोज टूटा है बेटा, इस ग्लूकोज के टूटने से एटीपी बनेगी। ये जो एटीपी बनी ये सारी की सारी एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, और ये एटीपी यहाँ पे बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर पे। माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा इस इनर लेयर को हम कहते हैं इनर लेयर, और ये इनर लेयर के ऊपर ये फोल्ड होते हैं, इस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पे आपकी एटीपी बनती है। जब क्रिस्टी पे एटीपी बने तो इस अमल को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोसेस आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बेटा, जिसमें आपकी टोटल 32 एटीपी बनती हैं। 32 एटीपी आपकी बनती हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी लेयर पे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तीसरा भी एक प्रोसेस होता है बेटा जिसमें एटीपी बनती है। इस तीसरे प्रोसेस का नाम होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, अब इसका क्या मतलब है, बहुत इजी है बेटा। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का मतलब होता है डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जब एटीपी डायरेक्ट बन जाए, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। और ये डायरेक्ट एटीपी जो बनती है वो भी मेरे बच्चे याद रखना यहां बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी बनती है, ठीक है बेटा। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन प्रोसेस ये होता है यहाँ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे जब ग्लूकोज टूटता है ना, इस अमल को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के टूटते ही एटीपी बनती है, और ये डायरेक्ट एटीपी बनती है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत नहीं पड़ी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस नहीं हुआ है, इसमें कोई NAD या FAD इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो वो एटीपी का बनना रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जिसमें एटीपी डायरेक्ट बने किसी मॉलिक्यूल के टूटने से। और ये जो मॉलिक्यूल टूटता है ना बेटा, ये असल में ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज जैसे ही टूटेगा डायरेक्ट आपके C3H4O3 मॉलिक्यूल में, इसको पायरुविक एसिड कहते हैं। तो जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा तो इससे डायरेक्ट एटीपी बनेगी। ये जो एटीपी बनी है, 2 एटीपी, इसको हम कहेंगे सबसे लेवल फास्फोरिलेशन, मतलब डायरेक्ट फॉर्मेशन एटीपी। और यहाँ पे जो एटीपी है ये बनी है, यहाँ पे ADP आई थी, फास्फेट आया था फास्फोरिक एसिड से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और इस अमल को कहेंगे सबसे लेवल फास्फोरिलेशन। ऐसे ही ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, सबसे लेवल फास्फोरिलेशन, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं बेटा। ये क्रेब्स साइकिल जो होता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 एटीपी बनती हैं। क्रेब्स साइकिल में, एसिटिक एसिड साइकिल में 2 एटीपी और बनती हैं। ये भी एटीपी डायरेक्ट बनती हैं। जब आपका एक और मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, जो टूटेगा आगे, तो उससे डायरेक्ट 2 एटीपी बनती है। तो 2 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल में बनती है, 2 एटीपी साइटोप्लाज्म में बनती हैं। तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 साइटोप्लाज्म में, 4 एटीपी टोटल बनती हैं डायरेक्ट। और ये 4 जो एटीपी डायरेक्ट बने, NAD FAD के बगैर बने, किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर के बगैर बने, तो ऐसी एटीपी के बनने वाले अमल को हम कहेंगे सबसे लेवल फास्फोरिलेशन। सबसे लेवल फास्फोरिलेशन प्रोसेस में 4 एटीपी बनती हैं। चारों की चारों एटीपी बेटा यहाँ सेल में बनती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म के अंदर बनती हैं। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, एटीपी बनती है 3 प्रोसेस में, जो हम अभी ने डिस्कस किया। फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फार्मेशन माना फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टल लेयर पे।
तीसरा प्रोसेस है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो यानी कि टोटल जो दो प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, ये दोनों ही प्रोसेस बेटा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और इन दोनों ही प्रोसेस में एटीपी बनती है। और फोटो जो फास्फोरिलेशन होती है, ये एटीपी के बनने वाला प्रोसेस यहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो पौधों के अंदर एटीपी बनाने वाले 3 प्रोसेस होते हैं, याद रखना 3 प्रोसेस पौधों के अंदर, ऑटोट्रॉफिक के अंदर। पौधों के अंदर बेटा फोटोफास्फोरिलेशन भी होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी होता है, और आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन भी प्रोसेस होता है। हम जो जानदार हैं हेटेरोट्रॉफिक, हमारी बॉडी में एटीपी को बनाने वाले सिर्फ 2 ही प्रोसेस होते हैं, याद रखना। हमारी बॉडी में एटीपी को बनाने वाले 2 प्रोसेस हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। क्योंकि हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट तो है ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसमें ये तीसरा प्रोसेस होगा फोटोफास्फोरिलेशन। इस वजह से हेटेरोट्रॉफ में सिर्फ 2 ही प्रोसेस होते हैं एटीपी बनाने वाले, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। बाकी ऑटोट्रॉफ में ये तीनों प्रोसेस होते हैं। अब एटीपी बनी है, एटीपी तो करेंसी है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को देगा, इस वजह से सेल के हर एक आर्गन काम करेगा। अब एटीपी जब किसी भी ऑर्गेनेल को एनर्जी देगी ना, तो एटीपी कितनी एनर्जी देगी, वो बेटा एटीपी मिसाल है, जैसे ये आपका ऑर्गेनेल है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी है, कौन है ये, राइबोसोम है, शाबाश, ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम जब प्रोटीन बनाएगा, तो राइबोसोम में अमीनो इसको जोड़ रहा है, इससे प्रोटीन बनेगा, तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, एटीपी। तो ये आएगा एटीपी, ये एनर्जी देगा। एटीपी एनर्जी जैसे ही देगा तो एटीपी जो है इसमें ये फास्फेट जो है इसमें बांड टूटेगा, तो क्या होगा, एटीपी फिर कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और ये फास्फेट अलग हो गया। जब एटीपी किसी भी रिएक्शन को एनर्जी देगा तो कितनी देगा एनर्जी, एक एटीपी बेटा, एक एटीपी ये देता है कितनी एनर्जी, ये देता है 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, या इसको यूं कह सकते हैं 31.8 जूल। ये इतनी एनर्जी देता है एक एटीपी आपके किसी भी रिएक्शन में, एक एटीपी। और एटीपी बनता है बाय फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो यही था आपका ओवरऑल प्रोसेस टॉपिक जिसका नाम था बायो एनर्जेटिक, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और बायो एनर्जेटिक के 2 प्रोसेस हैं, अगेन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अगला हमारा लेक्चर आएगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर, जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है बेटा।